जो भी आएगा वो कांग्रेस आए या भाजपा आए, मेरा ख्याल से मुझे तो राहुल भैया आना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की होने जा रही है। अभी तो कांग्रेस की है, वो वही है। कांग्रेस की अच्छी थी, अच्छी रहेगी, अच्छी थी। केजरीवाल का तो यहाँ गुजरात में कोई नाम ही नहीं लेता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लड़ाई यहाँ तीनों के साथ है, आप, कांग्रेस और भाजपा। जब हम सिर कटा के देने के लिए कि हमने बॉर्डर पे काम किया, तो अभी ये कुछ चंद रुपयों के लिए या कुछ के लिए क्या भीख मांगेंगे? भला है वो पेपर टाइगर उसको बोलते हैं, पेपर टाइगर। वो पेपर में एडवर्टाइज देके, पेपर में पैसा देके वो छपता है। जो दोस्त हैं वो बहुत ही मजेदार आदमी है। मजेदार, बहुत मजेदार आदमी है। क्योंकि तो खूब चलती होगी। अरे खूब जमते हैं। हाँ, बस मोदी का समझा। आप बाबूजी बहुत महीन व्यंग किए हैं कि आप मौज ले रहे हैं, तो ऐसे तो आप मौज ले लें, हमको पता भी नहीं चले, हम तो दिल्ली से आए, बाहर के आदमी हैं। लल्लन टॉप की टीम इस समय गुजरात के राजकोट में है, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर जिसे कहा जाता है, और दीवार पर लिखा है भारत सेवक समाज, रेस कोर्स राजकोट, और नंबर लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ रुके, हमारे रुकने की 2-3 वजहें हैं। पहली वजह ये कि ये वो सीट है जहाँ से पिछली बार गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चुनकर आए। राजकोट पश्चिम कहते हैं इसको, और यही वो सीट है जो अब राजकोट 2 के नाम से जानी जाती थी। तो पहली बार नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने, वजूभाई वाला ने अपनी सीट खाली की और यहीं से चुनकर गए। दूसरी वजह ये कि यहीं के शास्त्री पार्क में एक दिन पहले राहुल गांधी की सभा हुई है 21 नवंबर को। और तीसरी वजह ये कि ये प्रबुद्ध लोग समाज के बैठे हुए हैं और शाम को अखबार पढ़ रहे हैं। तो हमको भी ये भी बात भी बड़ी रोचक लगी कि शाम को अखबार क्यों पढ़ा जा रहा है। तो इन 2-3 वजहों ने हमें यहाँ रोक लिया और हमने सोचा कि थोड़ा चुनावी माहौल भी राजकोट का समझ लेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परेश भाई पंड्या। परेश भाई पंड्या। क्या करते हैं सर आप? सर मैं रिटायर BSNL कर्मचारी हूँ और एडवोकेट अभी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, एडवोकेट की। आप सब लोग यहाँ बैठकी लगाए हुए हैं, कोई विशेष वजह? नहीं, ये हमारा है ना भारत राजकोट का बढ़िया नेहरू उद्यान केंद्र है। बाहर उनका बोलते हैं बाल भवन। यहाँ हमारे सभी लोग आते हैं और सभी हमारी संस्था उचल रही है। पहली संस्था है हमारी सीनियर सिटीजन समाज। ये वो हमारे सब आदि ये हमारे सीनियर सिटीजन के मेंबर्स है। ये हमारी दूसरी पार्टी चल रही है, मीन्स हमारा कार्य क्षेत्र है यूथ हॉस्टल ऑफ इंडिया, ये हमारे पटेल जी संभालते हैं। दूसरी हमारी स्काउट गाइड आती है पूरे भारत में। हमारा जनार्दन भाई पंड्या जी है ना, हमारे पहला राजकोट के गुजरात के स्टेट कमिश्नर है। ये संस्था चलती है। हमारे यहाँ हिंदी भवन चलती है। प्रवणानंद संस्कृत भवन की हमारी बढ़िया प्रवृत्ति चलती है। वहाँ हम संस्कृत व्याख्यानमाला, रामायण, गीता सब रखते हैं। तो ये आपकी संस्था कब की है? ये संस्था हमारी है 1964। नेहरू जी ने बाल भवन आया थे, जवाहरलाल नेहरू जी बाल भवन ने हमारा ओपनिंग किया था। ये संस्था का ओपनिंग किया था 1964 में। तो अभी जो है यहाँ पे आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल भी है। मैं देख रहा हूँ पूरे शहर में पोस्टर ही पोस्टर पटे हुए हैं। अभी एक बड़े नेता की रैली हुई है और एक और बड़े नेता जो है 28 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो क्या है इस बार राजकोट का माहौल? ये एक बार राजकोट का माहौल है ना, ऐसा बहुत टू मच हार्डेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, नॉट इजी। क्योंकि सभी लोग ऐसा हुआ कि कांग्रेस का भी हमारा बहुत अच्छा आदमी आया है, सामने दोनों अच्छे आदमी आए। इंद्रजीत भाई आए, यहाँ हमारे राजकोट में मनसुख भाई जी आए हैं। तो भाजपा वाला भी अच्छे, दर्शिताबेन जी हमारा है, वहाँ भी हमारा उदय भाई हमारा खास फ्रेंड है, वो भी है। सभी अपन क्या है कि जनता का जुआर अभी इतना बड़ा बढ़ गया है ना कि किसको करेंगे वो हम समझ नहीं रहे कि किसको वोट देंगे। राजकोट पश्चिम में दर्शिता शाह और मनसुख जी जो है कांग्रेस से हैं। मनसुख जी कालरिया वो और पूर्व में जो है इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस से है। और सामने उदय भाई है, उदय भाई बीजेपी से। और आम आदमी पार्टी का रमेश भाई भुआ है। अच्छा, भुआ जी है। तो किसके बीच लड़ाई है? लड़ाई यहाँ तीनों के साथ है, आप, कांग्रेस और भाजपा। अच्छा, हाँ जी, तीनों की लड़ाई हमारे साथ है। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सबको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों तरफ बोल रहे हैं कि भाई हमने विकास किया है। एक बात मोदी साहब का एक सही आपको मालूम है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, नो डाउट। बट महंगाई इतनी हो गई सब जी, तो अभी नॉर्मल पीपल पिचिंग फ्रॉम हार्डनेस महंगाई। देखो सबका भाव देख लो कि 300 रुपये वाला गैस 1200 रुपया,
तेल का भाव देख लो, सभी का भाव देख लो, मोंघवारी इतनी बढ़ गई है। तो विकास भी चाहिए पर मोंघवारी तो थोड़ा घटाना चाहिए ना सब्जी। दरेक जगह पे देखो आप कितना भाव बढ़ गया है। गरीब आदमी क्या करे, 100 रुपये का पेट्रोल। अब क्या आप तो दिल्ली से, आपको भी मालूम है कैसा होता है। वो एक आम आदमी का प्रश्न मेन है। महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा राजकोट में फुल है, पूरे भारत में है सब्जी। महंगाई है, विकास हो गया, ना नहीं बोलते हैं। डेवलपमेंट इज टू मच जेंटलमैन, डेवलपमेंट बहुत सही हो रहा है। हम बोलते हैं, हम जानते हैं कि डेवलपमेंट होगा, वहाँ काम भी होगा, पर वरना ये पब्लिक का, सामान्य पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए ना सब्जी। हम ये बोल रहे हैं कि सब आप विकास भी करो, पर गरीब आदमी और सामान्य मानव मध्यम वर्ग का ध्यान रखो। हायर लोग है उनको कोई डोंट वरी, ऊपर वाले लोग तो तकलीफ नहीं हो। क्या भी है कि बीच में मिडिल वाला मर जाता है और नीचे वाला मर जाता है। हमारी हिसाब से रिक्वेस्ट है कि ये मोंघवारी पहले डाउन कर दो सब्जी, बस। अच्छा, नहीं तो अगर नहीं कम होती तो क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? 100% मोंघवारी का बहुत बढ़िया मुद्दा है। मोंघवारी का टू मच मुद्दा है हमारा। राजकोट तो इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार भी ये जो सौराष्ट्र की 54 सीटें हैं, तो उसमें राजकोट और भावनगर ये 2 जिले थे जहां बीजेपी जीती। यहाँ की 8 में से, जिले की 8 में से 6 सीटें जीती। ऐसा है कि मोंघवारी का मुद्दा भी लोगों के सामने बहुत आ गया है सब। हम जहाँ भी घूमते हैं वहाँ बोलते हैं यार मोंघवारी बढ़ा दी, भाजपा वाले अच्छे हैं, वो नहीं बोलते, विकास भी बोलते अच्छा वो करते हैं, पर पैसा कहाँ गरीब आदमी के पास। खाने का कुछ चाहिए, पीने का चाहिए, रहने का भी चाहिए ना सब्जी, बरोबर ना सब। ये मुद्दा है हमारा। विकल्प में क्या देखते हैं लोग? विकल्प में दोनों देखते हैं, कांग्रेस और आप, दोनों। कांग्रेस के उम्मीदवार भी अच्छे आए हैं, हमारा मनसुख भाई कालारी जी बहुत अच्छे उम्मीदवार है। वहाँ भी इंद्र लिए उम्मीदवार सभी जगह पे अच्छे हैं, पर अब पब्लिक क्या बोल करेगी वो मालूम नहीं पड़ता। राजकोट सिटी में, ओनली फॉर राजकोट सिटी में मैं बोल रहा हूँ कि अभी पब्लिक ऐसी क्रांतिकारी हो गई है, जागरूक हो गई है, पहले जैसी नहीं रही है। अच्छा, हाँ जी, अभी पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है ड्यू टू मोबाइल एरिया सब लाइव देख रहे हैं ना सब जी, इसलिए पब्लिक भी बहुत जागरूक हो गई, किसी को ना नहीं बोलते, सबको यस 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 वी आर विथ यू, आएगा सब कहेंगे हम दे देंगे। वी आर विथ यू, वी आर विथ यू। अभी चुनाव में मतपत्र कैसे डालेंगे वो देखना पड़ेगा, कौन से पे बटन दबाता है, वो मेन है। आखिर में जैसे अब आप कह रहे हैं सब बड़ा टाइट है, आखिर में कैसे तय करेगा कि आदमी यार चलो इसको दे दिया जाए? ये बात सब नहीं, ये बार कोई फिक्स नहीं होगा सब, ये बात तो पूरा टाइट रहेगा। ये बार ऐसा माहौल भी नहीं आएगा आपके सामने कि भाई उनको मत दे दिया, उनको दे दिया, बहुत टाइट हो गया सब। मीन्स के जागरूक हो गए ना सब, ये सब देख रहे हैं। ये बोलते हैं कि कोविड में सेवा किया, अब तो सबको कोविड में सेवा किया, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम सब था, वो भी समय निकल गया, पब्लिक अब जागरूक हो गई है। हमारा जयंती भाई कालेरिया जी है, अच्छा, एक्स मिनिस्टर हमारा 1974 में थे, एमएलए जी है, हो आपने सामने बैठे, उनका बोलो। आप एमएलए रह चुके हैं? मिनिस्टर गुजरात सरकार में 74 मतलब चीमन भाई पटेल की सरकार? नहीं माधव सिंह सोलंकी। अच्छा, माधव, सॉरी, हाँ माधव सिंह सोलंकी। 85 to 90 85, ये इन्होंने 74 बोला तो मेरे दिमाग में। को पता नहीं है। अच्छा, तो आप जो है क्या नाम बताया सर आपने? जयंती भाई कालरिया। तो अभी आप जो है सक्रिय हैं राजनीति में? कम सक्रिय हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। अब क्या उम्र हो गई आपकी? 78। तो मुझे तो बोलते हैं लड़ो इलेक्शन, सब लोग कौन? कांग्रेस वाले। अच्छा, मैंने ना बोला कि मेरा 78 एज है, मैं अब नहीं लड़ूंगा। वो तो प्रेशर करते हैं अभी भी। तो आप कहाँ से जीते थे? हम उपलेटा धोरा जी की सीट है ना, ये उसमें वो मेरा नेटिव भी है, वही है धोरा जी। आप 85 से 95 रहे, और उसके 95 के बाद कांग्रेस की सरकार कभी आई नहीं। तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फर्क समझ में आता है? बहुत फर्क है। क्या है कि वो पॉलिटिक्स में पहले तो डिसिप्लिन नहीं है, और दूसरा सबको पॉलिटिक्स में आने के लिए कुछ होदा चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सब कार्यकर है जो एमएलए है, उसको स्टेबिलिटी नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। वो आइडियोलॉजी के बिना ये सब कैडर आती है। बीजेपी में भी ऐसा है, अब आइडियोलॉजी उसमें भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो कांग्रेस वाले को लेते हैं तो आइडियोलॉजी क्या है। जो को नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हैं उसको खेस पे ला के उसको टिकट देते हैं एमएलए की कल एक दिन में। तो क्या आइडियोलॉजी है? ये देश में आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई, डेमोक्रेसी का भारी डैमेज हुआ है।
हमें तो ऐसा लगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है ये देश में। खतरे में है। हाँ, इसीलिए कि आइडियोलॉजी नहीं है जहाँ डेमोक्रेसी में, वहाँ डेमोक्रेसी टिक नहीं सकती। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट रिपब्लिक, उसका आइडियोलॉजी है। ब्रिटेन में आइडियोलॉजी है लेबर और पार्टी की। यहाँ कोई कहीं कांग्रेस की आइडियोलॉजी है तो वो बीजेपी की आइडियोलॉजी। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं बोला कि 70 साल में कि अपोजिशन पार्टी के सब आ जाओ अंदर, आ जाओ, ऐसा नहीं बोला। ये तो पैसा दे के खरीद लेते हैं एमएलए, कांग्रेस के एमएलए के, सरकार तोड़ देते हैं। देखो ना आपने ये जो कर्नाटक में तोड़ दी, हरियाणा में हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ, तो सबको बीजेपी में टिकट देते हैं, कांग्रेस वाले को मिनिस्टर बना देते हैं। क्या आइडियोलॉजी है? देयर नथिंग आइडियोलॉजी, ओनली पावर गेम। ये पावर गेम चलता है बीजेपी का, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो सर आप जो है अभी कांग्रेस से जुड़े हैं? मैं तो बेसिकली कांग्रेस हूँ। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और बॉम्बे स्टेट में एमएलए थे। मैं तो आइडियोलॉजी से चलता हूँ। मुझे तो बीजेपी वाले ही मेरे बोलते हैं कि आप आ जाइए, आप जाइए। तो ये तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की कमजोरी नहीं लगती कि वो अपने लोगों को रोक नहीं पाती? एक एमएलए है, कॉमन मैन है, वो इलेक्शन जीत गया, बराबर। उसको 5 करोड़ देंगे तो क्या टिक्स आएगी? कांग्रेस क्या करेगी? सोच लो, तुम है लीडर और एक ये भाई है, उसको 5 करोड़ की ऑफर कर रहे हैं तुम्हारे ठेकेदार से, तो क्या तो आप करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है या फिर आरोपों में रहता है? यस, एवरी स्टेट ओपोजिशन पार्टी को खत्म करो। गुजरात के भी बहुत सारे एमएलए शामिल हो गए, कहाँ? बाद में उपचुनाव में बीजेपी में चले गए। गुजरात के बहुत सारे। गुजरात में 2 आदमी गए ना अभी वो डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 गए एमएलए को, उसको टिकट दे दी। अब सोच लो कि सुबह में वो पार्टी में लेते हैं और दोपहर के बाद मिनिस्टर बनना देते हैं। ये क्या हुआ? जसदन का हमारा जो कुंवर जी बावरिया का, सुबह में कांग्रेस में बीजेपी में लिया, हमको उसको मिनिस्टर बना दिया। तो पावर गेम चलती है, क्या टिकेगी? आइडियोलॉजी टिकेगी नहीं। दूसरा क्या, कम्युनिटी बेस चलता है, कास्टिज्म चलता है। तो कास्ट जिसके मोनोपोली है कास्टिज्म में, तो उस कास्ट को ले लेते हैं, पैसा देके खरीद लेते हैं। क्या करें? आप जब आपकी सरकार, एक सेकेंड, आप जब सरकार में रहे, मिनिस्टर रहे और विधायक रहे, तो आपने एक रिकॉर्ड बनाया था 149 का। यस। तो वो कैसे कर लिया था कांग्रेस ने तब, और अब जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे इस बार, तो इस पे क्या कहेंगे? वो बोलती है, दावा करती है, रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। वो रिकॉर्ड था, उसमें एक इंदिरा जी की शहादत थी, एक रीजन था। और इतना भावुक था, हम इलेक्शन में इंदिरा जी का यहाँ फोटो रखते थे, यहाँ वो फुल छाप है प्रेस, उसके सामने, तो सभी लेडीज आके रोती है और पैसा देती थी, रोती थी उसके फोटो पे, क्योंकि उसमें गोलियां लगाई थी। तो वो शहादत का भी एक मेन सहानुभूति काल है। वो जो खाम फार्मूला था, उसके अलावा जो मेन हमें, वो खाम फार्मूला तो गलत है, मैं उसमें मानता नहीं हूँ। कोई फार्मूला नहीं है, कास्टिज्म है, कास्टिज्म। क्योंकि वो बोलते हैं ओबीसी, मगर ओबीसी में आयर है तो उसका कास्ट अलग है, कोली है उसका कास्ट अलग है, वो मैच नहीं हो सकता, मैचिंग नहीं है। अभी कास्टिज्म है, तो अभी भी कास्टिज्म वैसे ही है। ज़्यादा पावरफुल है कास्टिज्म। आप जस्तर में कोली नहीं रखेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। अब आप आयर है वहाँ खंभालिया में, आयर को नहीं बिठाएंगे तो नहीं, सुल्तान गढ़वी नहीं जीतेगा, क्योंकि वो आयर की मोनोपोली है, यादव की, नहीं जीतेगा। जहाँ पाटीदार है तो पाटीदार ही रखना पड़ेगा। ये जो 70 की सीट है उसको पाटीदार की मोनोपोली है, तो सब पार्टी ने पाटीदार रखा, पाटीदार के बिना कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, आप तो कांग्रेस से पुराने जुड़े हैं, वैचारिक रूप से भी आपसे विधायक रहे, मंत्री रहे। इस बार कांग्रेस का क्या स्कोप लग रहा है आपको गुजरात में? वो फाइट करती है,
रिजल्ट तो पता नहीं लगेगा मुझे, ऐसा नहीं हूँ कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कि आएगी आएगी, ऐसा नहीं बोलूँगा। फाइट है, फाइट मुद्दा है। वो जो 25 साल में वो बोलते हैं विकास किया है, कुछ विकास नहीं किया। गुजरात में जितने डैम बने हैं पानी के, सब डैम कांग्रेस ने बनाए हैं। नरेंद्र मोदी ने एक भी डैम नहीं बनाया, नॉट अ सिंगल डैम नरेंद्र मोदी ने। वो बताए कोई भाजपा वाला? ये नर्मदा डैम कहते हैं बनाया, नर्मदा डैम कांग्रेस ने बनाया। वो नेहरू जी के समय शुरू हुआ। वो नेहरू जी के टाइम से और उसके ऊपर जो पाटियां लगाया ना, वो नरेंद्र मोदी ने लगाया है। तो बोलते हैं पूरा डैम हमने बनाया, ऐसा झूठ चलता है। अभी जो क्या है, मनमोहन सिंह के टाइम में पाटियां लगने का था वो रह गया, क्योंकि अभी वो जो विलेज को मूव करने का था वो नहीं हुआ, तो बाद में इसने लगा दिया। तो वो बोलते हैं पूरा डैम हमने बना दिया, इतना झूठ चलता है। अच्छा, राहुल गांधी की भी रैली हुई आपके यहाँ, आप गए भी होंगे शायद, तो कुछ रैली और भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर आप लोग को समझ में आता है? भारत जोड़ो यात्रा का बहुत असर होगा, बहुत गुजरात में तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव गुजरात में वो इस इलेक्शन के बाद नहीं कर, तो उसकी असर 24 में होगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन में, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा है। ये तो स्टेट का इलेक्शन है, तो स्टेट का इश्यू होता है, नेशनल इश्यू नहीं होता। वो नेशनल इश्यू की यात्रा है, तो उसका इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म। क्या सोचते हैं? नमस्कार, मैं बता दूँ, हमारे जयंती भाई कालेरी जी है ना, वो अभी बोल रहे हैं ना, आप गुजरात के आप अवश्य बोला। नहीं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा पे बोल रहे थे, आप उस पर क्या सोचते हैं? 3000 બાળકો ભણે છે, એક મિનિટ એ કેસ 3000 કોંગ્રેસનો વિકાસ છે, આપણે બેઠા છીએ। આ 3000 બાળકો ભણે બાલભવનમાં, અને ઇન્ડિયામાં મોટું બાલભવન છે। બાલભવન સમજते हो? लड़के, छोटे छोटे लड़के, अभी आप जाओ, वो इधर है। हाँ, नेहरू चाचा ने ये उदाहरण किया है। नेहरू चाचा ने आम का वृक्ष पेड़ भी लगाया था, वो भी है। आपका क्या नाम है सर? मैं पसी जाड़ेजा, क्या उम्र होगी आपकी? 87। 87। आपने तो पूरा एक तरीके से आप देखे जाए तो पूरा गुजरात को बनते देखा है, हाँ, 1960 का आंदोलन भी देखा है, चिमन भाई पटेल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो भी देखा है, इमरजेंसी भी देखी, नवनिर्माण भी देखा, सारा आपने अपने सब देखा, सब देखा है, सब देखा है। अभी ये बाल भवन है ना, ये आई बैठ जाइए। इंडिया बेस्ट है ये बाल भवन है। अभी बाल भवन में जाओ तुम, हाँ हाँ, अभी तो बीजे नवा दी। तो इस बार आप जैसे इतने चुनाव आपने देखे, हाँ, लगातार राजकोट में बीजेपी जीतती है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो नहीं लग रहा है, वो नहीं जीतेगी। ये कैंडिडेट है बहुत न्यू है, ये लोग कह रहे हैं कि चेहरे नए हैं, चेहरे बहुत नए हैं, पहचान वाला चेहरे नहीं है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है, तो चेहरे का क्या रहेगा? नहीं, मोदी पे नहीं, मोदी का नाम पे मिलता है वो बात ठीक है, राहुल के नाम पे भी मिलता है, ऐसे ना मोदी के नाम पे मिलता है ऐसे बात नहीं है। दोनों के नाम पे मिलता है, सबका अलग अलग है। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? बस वो बोल वाला भाई साहब, महंगाई, महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है ना भाई, बोला ना भाई, महंगाई मुद्दा है। और नौकरी का है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं मिलती किसी को। तो आप पुराने कांग्रेसी हैं क्या? क्या पुराने मैं तो सर्विस करता था। क्या तो कैसे होऊंगा, कोई क्या होगा? ये तो नेता हैं, ये तो नेता हैं। तो मैं नेता नहीं हूँ, पर मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी था, એટલે ये सब नेताओं के बीच में मैं काम करता था, समझ गया? आज बाजू में बैठते थे नेतागण, बीच में मैं बैठता था, आपने सेक्रेटरी। तो इतने सारे नेताओं की पॉलिटिक्स देखी है अंकल, सब तो किसकी पॉलिटिक्स आपको ज़्यादा सही लगती है? अभी तो कांग्रेस की है, वो वही है। कांग्रेस की अच्छी थी, अच्छी रहेगी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो आप हमेशा कांग्रेस के साथ रहे? हाँ, कांग्रेस के साथ है। क्या उत्तर के? आप इनको देख के तो नहीं बोल रहे हैं कि अब विधायक जी आ गए? नहीं, इससे तो मैं बड़ा हूँ। बुजुर्ग है, वो तो मेरे बुजुर्ग है। सर आपका क्या नाम है? जगदीश सिंह जडेजा। अच्छा, जगदीश जी आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड बैंक अफसर हूँ। तो ये आप लोग शाम में एक अड्डा लगाते हैं, जी,
नहीं अड्डा नहीं है सर। बैठकी होती है आपस में। ये जो यूथ हॉस्टल है ना, जो ये इंटरनेशनल एनजीओ है, तो इसका जो ये ट्रैकिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, एडवेंचरस एक्टिविटी ये सब कुछ चलता है, उसका यहाँ ऑफिस है। वैसे भारत सेवक समाज है, तो इनके हम सब ऑफिस बेरर हैं। ओ तो शाम को यहाँ बैठते हैं, लोग आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, हमारी प्रवृत्ति भी चलती रहती है और वैसे मिलते हैं। कितने बच्चे इससे जुड़े हैं? बच्चे तो जैसे कि बाल भवन है, अभी साहब ने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस, तो उनके लिए अभी देखो यहाँ जो पेरेंट्स, ये जो सभी जो व्हीकल्स है ना, सभी वो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने आए हैं, तो बहुत सारी प्रवृत्ति चलती है जी। तो अभी तो आपके यहाँ चूटनी का माहौल आ गया है और बड़ा पोस्टर वोस्टर लगा हुआ है, जहाँ देख रहे हैं वहीं चौराहे पे उधर राहुल गांधी की रैली हो गई, पीएम मोदी की रैली होने वाली है। क्या इस बार समझ में आ रहा है राजकोट में? राजकोट में देखो, मैं आपसे पहले से बताऊं कि माहौल फिर भी चेंज हुआ है, फिर भी राजकोट राजकोट है। तो यहाँ का जो बेस है उसके मुताबिक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ चुनाव में समझ लो कि 4 सीट में से 3 तो बीजेपी ले ही जाएगी, बिल्कुल ले जाएगी। शहर की? यस, शहर की। एक कौन सी फंसेगी? नहीं, वो कौन सी फंसेगी ऐसा क्या है, जो हमारे जो यहाँ जो है उदय कानकर जी, तो उनके सामने इंद्रनील करके राजगुरु करके हैं, तो उसमें टफ फाइट होने की शक्यता है। फिर भी मैं तो मानता हूँ कि जो पक्ष के उसको आप देखते अगर देखें तो चांसेस होने के लिए बीजेपी के चांसेस बीच ज़्यादा। में तो आम आदमी पार्टी में चले गए थे वो। नहीं, उदय जी नहीं, नहीं, ये इंद्रनील राजगुरु। ये फैक्टर है, मगर इसके सामने आज मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज पब्लिक ये भूल जाती है, बिल्कुल भूल जाती है ना। अदरवाइज तो ऐसे लोग समझ लो कि पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकते ना, तो ये होता है। मगर ओवरऑल अदरवाइज, और कांग्रेस भी एक ज़माना है तो उसका समझ लीजिए बहुत बड़ा रुतबा था, काम भी ऐसा था। आज इंदिरा जी को याद करें तो आप देखो कि जो उन्होंने जो राष्ट्र के लिए किया बहुत बढ़िया। मगर आज जो गुजरात में जो कांग्रेस की पोजीशन है ना, उसकी लीडरशिप स्टेट लेवल पे इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है, या तो इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। एनीवे, तो मैं नहीं मानता कि अभी भी इस बार वो लोग बीजेपी के साथ वो कर पाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की होने जा रही है। अच्छा, एक चीज़ जैसे ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बीजेपी की होगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है जैसे कि आप इतने दिन से यहाँ का चुनाव देख रहे हैं, कभी इतने बड़े पैमाने पे छोटी छोटी शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी बनाई, केशु भाई ने अपनी पार्टी बनाई, तो थोड़े थोड़े इलाकों में रहे। ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ 3 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा चुनाव आप लोगों ने इससे पहले तो नहीं देखा है। पहले वैसे ही हुआ था ना, जैसे कि शंकर सिंह जी तो राजपा, तभी 3 था। या चिमन भाई ने अपनी पार्टी यस, उन्होंने भी बनाई थी। तो ज़्यादातर गुजरात की जो मेंटालिटी है वो थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती है। केजरीवाल जी आए हैं, ये बात सही है, उन्होंने बहुत सारी रेवड़ियाँ बांटी है, वो बात भी सही है। फिर भी ये गुजरात में वो जो बोलते हैं, या तो वो उम्मीद रखते हैं, इतना वो यहाँ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। रेवड़ी मतलब रेवड़ी से क्या तात्पर्य होता है? रेवड़ी का मतलब वो पर्टिकुलरली इलेक्शन पर ऐसे कुछ प्रलोभन देना, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हर वीमेंस को इतना अमाउंट हम ये कर देंगे। तो ये हर एक पक्ष भी करता है, ये सिर्फ बाकी पार्टियों ने ये क्या है? बिल्कुल, आई एक्सेप्ट दैट। मैं बड़ा कांग्रेस ने भी कहा है। मैं किसी पार्टी का ऐसे इतना वो पक्षधर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रली बता रहा हूँ आपसे। तो ये जो कल्चर चला है, इसी में शायद कोई भी पार्टी बकात नहीं है। किसी ने थोड़ा दिया है, किसी ने ज़्यादा दिया है, आजकल इसमें होड़ लगी हुई है, ऐसा है। अच्छा जी। तो जैसे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में बड़ा हल्ला है कि सौराष्ट्र में बड़ा अच्छा कर रही है, तो आप लोग को आप आसपास के लोगों से फीडबैक मिलता होगा, क्या है? फीडबैक बिल्कुल है। पहले तो राष्ट्र में अच्छा कर रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, सौराष्ट्र में हाँ, तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो जैसे कि दिल्ली में जो राजनीति केजरीवाल जी की है वो तुष्टिकरण की राजनीति है। अभी दिल्ली वाले खुद भी समझ गए शाहीन बाग के बाद कि ये तो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनमें से कुछ तो राष्ट्र के हित में भी नहीं है। तो लोगों में ये एक ऐसी इमेज बनी हुई है यहाँ, और एक ऐसा कन्फ्यूज़न है कि अगर बदलाव चाहते भी हैं तो वो कांग्रेस पर ज़्यादा जोर देंगे, नहीं कि केजरीवाल जी को। बिल्कुल। और
जो कुछ जैसे आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो तो कह रहे थे कि केजरीवाल का आपने कुछ दिन पहले बयान सुना, उन्होंने कहा कि नोट पे गणेश लक्ष्मी की फोटो होना चाहिए, तो वो एक तरीके से मैं बड़ा हिंदू हूँ। वो केजरीवाल को एकाएक बदलाव कहाँ से आ गया सर? आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो जानते हैं। पूरे रात में ऐसा सपना आ गया तो गणेश जी की मूर्ति उनको याद आ गई, वो भी इलेक्शन पे। अदरवाइज तो उन्होंने समझ लो कि उन लोगों को इतने बेनिफिट दिए हुए हैं कि इससे एक बहुत बड़ा वर्ग बड़ा नाराज हुआ है। लोग जानते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने तुष्टीकरण की है। तो ये राजनीति के लिए इन लोगों को बेनिफिट, बहुत सारे समझ लीजिए कि समझ लो कि जब शाहीन बाग चल रहा था तो कुछ ऐसे लोगों को उनका सपोर्ट था कि जिनकी वजह से इतने महीनों तक वो आंदोलन चला। लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। दिल्ली में नहीं आंदोलन चला साहब। क्या कह रहे हैं अंकल? साहब बोला दिल्ली में नहीं चल रहा था आंदोलन, उसकी बात कर रहे हैं। उसको मालूम बता रहे, मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, यहाँ का मालूम है? यहाँ था मेरे कुछ मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? याग्निक। बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? 82। 82। यहाँ सारे लोग ऐसे एक किताब की तरह हैं जिनसे बहुत कुछ समझा सीखा जा सकता है, कि आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है। जैसे आपने नवनिर्माण आंदोलन भी देखा होगा, क्या माहौल था उस समय 1960 में जब गुजरात बना? वो 1972 में वो आंदोलन था। अच्छा, तो आप लोग भी हिस्सेदारी थी आप लोग की? वो तो मालूम नहीं मेरे को कुछ। नहीं, आप हिस्सा लिए थे उसमें आंदोलन? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था। अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट। तो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कुछ फर्क लगता है? बहुत फर्क लगता है। क्या? पैसा देके सबको खरीदता है दोनों पार्टी, अच्छा, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी पैसा देके और लालच देके ले लेते हैं। अब पहले नहीं होता था ऐसे? पहला ऐसा नहीं था, 1967 तक ऐसा नहीं था। 67 तक? हाँ, उसके बाद होने लगा। ये सब पार्टी में ऐसा होने लगा। उसमें एक सर जब वो ले जाके रिसोर्ट में रखा हुआ था, हजूरिया खजूरिया हुआ यहीं पे। हाँ, ये यहीं से चालू हुआ और पहला हरियाणा में हुआ था। आया राम गया। आया राम गया राम, पूरी सरकार ले ली। हाँ। और अभी भी वही चल रहा है दोनों पार्टियों में से। तो अभी तो यहाँ 27 साल से भाजपा की सरकार है, तो कैसा काम रहा है सरकार का? मैं हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल के बारे में बोलता हूँ। तो मैंने 40 साल सर्विस किया है उस हॉस्पिटल में। तो मैं तो 20 साल रिटायर हो गए हुए हैं, लेकिन मैं जो अभी ट्रीटमेंट और अभी जो फैसिलिटी है वो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा हो गया। अच्छा, और मेडिसिन बहुत भी कॉस्टली मेडिसिन मिलता है। अभी अच्छा है या फिर क्या है? अभी हॉस्पिटल के बारे में बोलूँ तो मैं तो अच्छा है सरकारी अस्पतालों की बात। सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है गुजरात की, कैसी है? किधर? जैसे वो दिल्ली की पार्टी आई केजरीवाल जी की, तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। तो उसको तो चुनाव उसी पर, उसका तो कोई भावी नहीं है गुजरात में। नहीं है? नहीं। दिल्ली में तो बड़ा हल्ला है। अल्लाह है, वो पेपर टाइगर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपर टाइगर। वो पेपर में एडवर्टाइज देके, पेपर में पैसा देके वो छपता है। ये आपको कौन बताया? मालूम है मेरे को। बहुत राज की बात बता रहे हैं आप। नहीं, सच बोलता हूँ। आप कोई भी इधर पेपर है हाँ। और आप पेपर में जाके तपास करो कोई ये समाचार है तो कि इसका एडवर्टाइज में कितना पैसा है आप पूछो। कोई भी पेपर में 8 पेपर निकलता है इवनिंग में, और मॉर्निंग में 6 पेपर निकलता है। तो प्रचार में तो सभी पार्टियां पैसा खर्च करती हैं। सभी कांग्रेस भी इतना डालती है और सब पार्टी पैसा में बहुत देती है। तो आप केजरीवाल को ही क्यों कह रहे हैं? जैसे सबका बोलता हूँ मैं तो। अच्छा, या उनका ज़्यादा लगता है आपको? नहीं, अभी कम हुआ है, लेकिन पहला से छेला 1 महीना से तो वो बहुत ज़्यादा पैसा देती है। देखा पंजाब को और राजकोट को, गुजरात को क्या है वो एडवर्टाइज में। तो अभी जो है इस बार आपको राजकोट का या गुजरात का क्या लग रहा है? इधर कंपटीशन बहुत है, कौन आएगा वो पता नहीं। हाँ। और आएगा तो भी कम मार्जिन से आएगा। कम मार्जिन? हाँ, कौन आएगा कम मार्जिन से? जो भी आएगा वो, कांग्रेस आए या भाजपा आए,
मेरा ख्याल से मुझे तो राहुल भैया आना चाहिए। राहुल आना चाहिए। हाँ मैं तो राहुल भैया, हाँ आप रैली में गए थे क्या? हाँ अच्छा, हाँ आप भी पुराने कांग्रेसी हैं? नहीं कांग्रेसी नहीं, हाँ। मैं कोई पुराना कांग्रेसी नहीं हूँ। हाँ बस मोदी का चमचा। चमचा मोदी का है। मोदी का चमचा है वो। बोल मजे ले रहे हैं क्या? नहीं, मजे नहीं है। ये उल्टा उल्टा बोलता है। आप कैसा उल्टा बोलता है? अच्छा, उल्टा बोलते हैं। उल्टा बोलते हैं। वो जो मंत्री जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी, उनको देख कर कैसा बोल रहे हैं? अच्छा, व्यंग में बोल रहे थे आप। बड़ा महीन बोले हैं चाचा, लेकिन आप दोनों के बीच में यही लड़ाई होता है। तो कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले? राहुल भैया और मोदी उसकी अच्छा, राहुल भैया और मोदी। तो आप बाबूजी बहुत महीन व्यंग किए हैं। क्यों? ऐसे आप मतलब अगर जैसे वो कह रहे हैं, अगर वो सत्य कह रहे हैं कि आप मौज ले रहे हैं, तो ऐसे तो आप मौज ले लें, हमको पता भी नहीं चले, हम तो दिल्ली से आए, बाहर के आदमी हैं। अब दिन की बात कह दो। वो तो बोल दिया कंपटीशन है बोल। मोदी जी का काम अच्छा लगता है? हाँ वो तो अच्छा है। क्या क्या काम अच्छा है, जैसे आपने देखा है? हॉस्पिटल के बारे में मैं बोलता हूँ, उसका काम अच्छा है बस। और सड़क, पानी, बिजली? पानी बिजली का बरोबर है। हाँ महंगाई कोई मुद्दा है, जैसे वो चाचा कह रहे थे? महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा तो है। उसका कारण ये है कि रसिया और कीम का युद्ध चल रहा है, वो कोई बोलते नहीं। और दूसरा जो आबादी जो बढ़ती है, 30 साल से 40 साल से कोई फैमिली प्लानिंग का काम नहीं होता है तो बहुत कम होता है। ये अपने दोस्त को समझाए आप ये बात? वो तो हमारा रोज डिस्कस होता है सब। रोज होता है? वो मेरा गॉड फादर है। गॉडफादर, आपसे 5 साल बड़े हैं? हाँ और अरे हमारा हम छोटा सा तब से उसकी साथ हूँ। और ये राजकोट का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट? हाँ क्या व्यापार है? ज्योति CNC का नाम सुना है? अरे बहुत राजकोट में 2000 आदमी काम करता है इसका, उसका मालिक है वो। मोटे आसामी है? तो वो सामान्य आदमी की तरह बैठे हुए हैं। हाँ बहुत तो सामान्य है। क्या काम बता रहे थे? क्या बता रहे थे कि क्या इंडस्ट्री? इंडस्ट्री तो मेरे लड़के की है, मेरी नहीं है। अच्छा, किस चीज़ का व्यापार है? व्यापार नहीं है, इंडस्ट्री है। किस चीज़ की? CNC लेथ मशीन बनाते हैं। लेथ क्या होता है बाबूजी वो? लेथ मशीन ये होता है, उसमें सब पार्ट बनता है, साइकिल से लेकर हेलीकॉप्टर तक का सब पार्ट बनता है ना। ये पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट, ये वो बनता है। हम ये मशीन बनाते हैं, उसमें सब पार्ट बनता है। अच्छा, मैकेनिकल वाले जी। मैकेनिकल। आपके जो दोस्त हैं वो बहुत ही मज़ेदार आदमी है। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार आदमी है। लोग की तो खूब चलती होगी। अरे खूब जमते है सर। अभी एक काम करें, जो वेंटिलेटर बने थे ना राजकोट में, वो इन्हीं की कंपनी ने बनाया था। इनके जो रिश्तेदार हैं उन्हीं की कंपनी ने बनाया। असेंबली बनाकर पर्सनली भेज दिया था। ज्योति सिंधी राजकोट के वहीं पर जा कल है कोरोना काल में जो गुजरात में चला, तो 1000 फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरात सरकार को दिया था उसने, फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 वेंटिलेटर। बड़ी बात है, उस समय जो है जो लोग थे आपस के लोग ही काम आए। सर आपका नाम? नूतन भट्ट। नूतन भट्ट। तो भट्ट साहब आप भी इससे जुड़े हुए हैं? हाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपके वैसे और क्या करते हैं? मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में था। आप भी रिटायर्ड? मैं भी रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, तो आप लोग को तो पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन मिलती है, नो टेंशन। पेंशन नो टेंशन? यस। और नए वालों को तो नहीं मिलती पेंशन? ना अभी मिलती है सबको। सेंट्रल है ना, सेंट्रल में तो आपका सेंट्रल है? हमारा सेंट्रल में तो सबको मिलता है। अभी जो रेलवे सरकार में आप किस में थे? टेलीफोन डिपार्टमेंट टेलीफोन। अच्छा, अभी जो सरकार जो कर रहे हैं, जो वो अभी जो रखता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। 5 साल के बाद उसको फुल पे देता है, सब फैसिलिटी देती है। कैसे है गुजरात में नौकरियों की व्यवस्था? ना नौकरी तो देते हैं, बहुत देते हैं। बेरोजगार तो कम है। ये तो कह रहे थे बेरोजगारी मुद्दा है। नहीं ऐसे क्या है? भर्ती बंद है यार, सब भर्ती सभी जगह पे बंद है। अभी भर्ती में देखो बार पेपर लीक हो रहा है ना सर जी बार पेपर लीक हो रहा है, आप देख रहे हैं। बता रहे थे कि पेपर ऊपर लीक हो जाता है। वो पेपर तो पहले भी लीक होते थे, लेकिन उसकी पद्धति दूसरी थी।
एक आदमी लीक करता था। अभी क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी है ना, वो काम कर रही है। और आप बोल रहे हैं कि रोजगारी तो अभी क्या है, थोड़ा भारत में ये है कि किसी को काम करना नहीं है। ऐसे मिल जाए ना तो खाने वाले बहुत है। बाकी तो सब है, टेक्निकल आदमी होता है, सब होता है। कारखाने में, फैक्ट्री में तो वैकेंसी है, लोग जाते नहीं है। गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट में क्या है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस से चलता है। लेकिन आदमी को कभी क्या हो गया है, थोड़ा जो टैलेंट वाले होते हैं वो तो सर्विस करते हैं, सब करते हैं। लेकिन अभी जो है ना, वो ऐसा भी है कि लोगों को काम नहीं करना पड़ता है। आप कोई भी मजदूर को बुलाओगे तो 500 रुपया लेगा, लेकिन वो निष्ठा से काम नहीं करता है। तो भारत में निष्ठा नहीं है, इसलिए सब दुखी है। निष्ठा नहीं है, 500 रुपया लेना है लेकिन काम करना है 200 का, इसलिए ये है। अगर 500 का 600 काम करेंगे तो फैक्ट्री वाला 50 रुपया उसको जास्ती देंगे ना। 500 में तो ही हुआ है कुछ, कोई भी काम। अब अच्छा बढ़िया काम करेगा, उसको 600-700 रुपये का कर देंगे तो उसको भी 100 रुपया मिलेगा, तो आपको 100 रुपये देने में उसको दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन भारत में निष्ठा नहीं है, इसलिए सब। तो बहुत सारे युवा भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, वो नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनकी भी संख्या तो बहुत बड़ी है। कुछ करना चाहते हैं। हाँ, कुछ करना चाहते हैं, उसको तक मिलनी चाहिए, वो भी है। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा बच्चा है जीबी में है, गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब। उसने क्या किया कि मेहनत की। वो बोल रहे थे कि मेरे को ही जॉब ही चाहिए। तो अभी देखो ना, तो पहले इतना नहीं था। अभी आप जहाँ जा सकते हैं, आपकी टैलेंट जो है दिखानी है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप वो टैलेंट में आप वो टैलेंट इजीली आपको मिल जाएगी। आपका उद्देश्य तो गुजरात सरकार में है? नहीं, गुजरात नहीं, ऐसे ओपन रोल। नहीं, वो आपके बच्चे बेटे जो हैं हाँ, जीबी में, जीबी गुजरात गवर्नमेंट। उनको पेंशन मिलेगी? हाँ, मिलेगी। कब के ज्वाइन है उनका? अभी अभी 6-7 साल हुए। 6-7 साल वालों को पेंशन कहाँ मिलती है? नहीं मिलेगी, मिलेगा। अभी अप्रूवल नहीं किया है गवर्नमेंट, गुजरात सरकार ने अप्रूवल नहीं किया। 2004 एनपीएस आ गया ना, ओपीएस नहीं है ना। ओपीएस की तो मांग होती है। लेकिन गवर्नमेंट सोचेगी। कैसा है गवर्नमेंट का काम? उसमें क्या है कि जो बोलते हैं ना कि पेंशन नहीं मिलता है और जो कटौती होती है, तो दोनों देखो ना तो पेंशन जोता हो जाता है। कि जो फैक्ट्री में होते हैं कर्मचारी, तो उसका 500 रुपया कटता है, तो फैक्ट्री वाले 500 डालते हैं, तो 1000 रुपया हो गया। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको भी मिलता ही है, पेंशन जितना ही मिलता है, उसमें कुछ कम नहीं मिलता है। इसमें गवर्नमेंट भी है। अच्छा, यहाँ 27 साल से भाजपा की सरकार है, राजकोट बीजेपी का बड़ा गढ़ भी रहा है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? भाजपा ही आएगी, बीजेपी। काम किया है ना, काम करते हैं वो आते हैं। और क्या क्या काम? पब्लिक तो है ना, अभी पब्लिक तो बहुत है ना, सजाग हो गई है। वो सबको, आप जाएंगे तो आपको भी बोलेंगे कि यस सर। लेकिन वो देखती है कि कौन उसको उपयोगी होता है, कौन क्या काम करता है, तो उसको ही मत देते हैं। अभी राहुल गांधी की रैली हुई थी, उसका कोई असर है? नहीं लगता है, क्योंकि अभी कांग्रेस में कोई स्वयं सेवक नहीं है। सर नमस्ते। अरे भाई कमांडर था एयरफोर्स में वो भी बड़ा अफसर था, पायलट। आप सर विंग कमांड इंडियन एयरफोर्स में थे? मैं एक्स एयरफोर्स हूँ और एक्स प्रोफेसर भी हूँ। 2 सर्विस कंप्लीट किया है मैं। एक्स एयरफोर्स और सर एक प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर। रिटायर्ड होके फिर आई वॉज यंग इनफ, तो आई गोट ए सेकंड सर्विस एज ए प्रोफेसर। और बिकॉज ऑफ द एज मैं 2000 में रिटायर्ड कॉलेज से हो गया हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर वनराज सिंह जाडेजा। सर आप कौन से ईयर में थे? 1962 में बिफोर चाइनीज एग्रेशन जॉइंट एयरफोर्स किया था और 77 में रिटायर्ड हुआ। तो 62, 65, 71 और नसीब से मौका मिल गया लड़ाई। आपने तीनों वॉर देखी, ऑफ कोर्स कंपीट भी किया उसमें, मतलब फाइट भी भी किया? किया। आई गोट रिटायरमेंट ऑफिशियली इन 1977। 62 के वॉर के बारे में अगर आप थोड़ा आपकी पीढ़ी के बारे को बताएं। देखिए साहब, सही बात यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि हम कभी अपने आप से नहीं हारते, हमें अपना ही हराते हैं। 62 में कोई प्रिपरेशन था ही नहीं, एवरीबडी वॉज नोइंग। जिनकी जिम्मेदारी थी ना, वो खुद उनके इन्वॉल्व थे, वो पकड़े भी गए थे कि बिकॉज ऑफ देम वी लॉस्ट द वॉर। एक्चुअली कोई प्रिपरेशन ही नहीं था, पता होते हुए भी प्रिपरेशन नहीं था।
यू नो वेरी वेल क्या अपने हिंदुस्तान में फौज की क्या, जितनी फौज पावरफुल है ना, इतना ही उनको जो पीछे देना चाहिए ना बैकअप, वो नहीं मिल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आई एम नॉट रादर यू कैन से, मैं इतना निराश नहीं हूँ। हम तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम भी लड़ ले लेंगे उससे, नो कंप्लेन। ये आए पार्टी, वो पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, बी रोमन इन द रोम, हम अपना एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, क्योंकि वी आर सेल्फ टेल्ड। हमें मांगना नहीं है, भीख नहीं मांगना कि ये हमको दे दो, हमको नहीं मिला, ये नहीं मिला, कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं। हम सक्षम ही न पे हिंदुस्तानी 2,500 वर्ष है, जब कालिंगन के अंदर अशोक ने सरेंडर किया था ना, सिंस दैट टाइम आप देख लो, हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद नहीं है। ये कभी हूण, कभी शक, कभी ये, कभी और लास्टली अपने घर के ही हैं जो बातें करते हैं कि यू आर फ्री एंड दिस एंड दैट। मुझे तो कहीं नहीं दिखता है, जो हिंदुस्तान में होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन हमें कोई इससे कंप्लेन नहीं है, हम वेरी हैप्पी। द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया है। यहाँ जो कुछ हो सकता है दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। आप कोई भी साइड ले लो, एनी साइड यू टेक इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है पता है कि जैसे आप यंग इनफ है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप आँख से अंधे हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? तो ये कंट्री का यही है, इज़ अनबीटन कंट्री। ये मुझे बताओ, ये क्या नहीं है हिंदुस्तान में, क्या नहीं है? दो ही चीज़ नहीं है। एक देखो तो जो साउथ पोल में नॉर्थ पोल में होता है वाइट अपना, और दूसरा उधर से पेंगुइन, बाकी का क्या चीज़ नहीं है। इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। लेकिन मैं जिसे बताया ना कि एक अंधे आदमी है ना, उनकी वैल्यू क्यों होती है? हर कुछ होते हुए भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप जैसे 62 की वॉर की बात कर रहे थे, तो उसमें कौन अपने लोग थे? पॉलिटिशियन थे या जो डिसीजन मेकिंग लोग थे? देखिए साहब, ये अगर बात आप करने जाएंगे ना तो सुबह हो जाएगी। एवरीबडी नोज इट। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अकेला जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है, जानते हुए भी नहीं जानता किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया। काफ़ी एवरीबडी। आज की जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती, क्या जो यंग जनरेशन है उसको ये सब बारों में नहीं, इन सब बारे में। देखिए साहब, यंग जनरेशन की क्या बात कर, अभी तक कहीं चीज़ ऐसी थी हिंदुस्तान में जो बन गई, हमको आज पता चला। ये जो नई सरकार ने बताया कि अगली सरकार ने क्या क्या हमारे साथ किया है, हिंदुस्तान के साथ क्या गद्दारी की है, किस तरह से की है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक चीज़ होते हुए भी आज भी हम जानबूझ के आंखें बंद कर चल रहे हैं। हमें पता है क्या है होने, फिर भी हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें सब पता है कि ये क्या होता है, फिर भी हम अंधे हैं। सबको पता है क्या कौन क्या कर रहा है, फिर भी क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? क्योंकि हमें वो चाहिए, हम वो चाहते हैं कि अपने लिए हम सबको कुर्बान कर दें। यही तो हो रहा है ना आज। क्या हो रहा है? क्या आपको पता नहीं कि क्या सिचुएशन के? सबको पता है ना सब, फिर भी क्यों इनकी फेवर कर रहे हैं आप? जो गद्दार है उसको आप बिठा रहे हो अच्छी पोजीशन पे। किसके तरफ इशारा आपका हैं? किसकी तरफ, किसको आप कह रहे हैं? अरे साहब, अगर गिनने जाओ ना तो हिंदुस्तान के जितने अपने है ना, इससे 70% को आपको जेल में डालना पड़ेगा। नेताओं को या अरे एवरीबडी, नेता आ रहे कहाँ से? हम में से तो आए ना, और हमसे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले, तो उसने हमको फंसा लिया। चलो आप मेरे को ये दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कुछ करने वाला नहीं। जो हम कर सकते अपने लिए वही होगा। भीख मांगने से कभी नहीं चलेगा। अभी ये जो भीख वाली बात है ना, हमें पसंद नहीं है। ये भीख देखो, मोरल नहीं होता है आदमी का। जो आदमी भीख मांगता है ना, वो कभी अच्छा सोल्जर भी नहीं बनता, वो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता है। मुफ्त में खाने वाला आदमी का मोरल नहीं होता। आज ये हमारी फौज से लेके हमारी ऐसी बात क्यों हो रही है? जो आदमी सर कटाता है देश के लिए, उसकी आज क्या वैल्यू है? और जो सबको उल्लू बना के निकल जाता है, उसकी क्या वैल्यू? आप मुझे बताओ ना। यू नो बेटर देन मी। आपको सब पता सर, है। मैं आपसे बेहतर नहीं समझ सकता आपकी समझ और आपके अनुभव को। हम तो आप बच्चे हैं आपके सामने, हम तो आपसे ये समझ रहे, और आप इतने अच्छे से बताया, जो बात बहुत गंभीर बातें रखी। देखिए साहब, बहुत सीधी सी बात है।
थोड़ी सी अगर सिंसियरिटी आ जाए ना अपने लीडर में, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी। जैसे आप बना रहे हो कुछ चीज़, मान लो कि आप सब्जी बना रहे हो, तो इसमें आप जो डाल रहे हो नमक कितना डालते हो, उसमें काम बन जाता है ना। तो अगर थोड़ी सी इनकी सिंसियरिटी हो ना, तो ये देश कभी नहीं पीछे हट सकता मेरे साथ। पता नहीं हमें क्या हो गया है, कौन सी गोली खिला दी है हम लोगों को, कि हम देखते हुए भी नहीं देखते। सबको सब चीज़ पता है और आपको सबसे ज़्यादा चीज़ पता है, फिर भी ये क्या, ये सब दिखावा हो रहा है। आप मुझसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ब्लड नहीं दोगे ना साहब, कुछ नहीं होता। बातें करने से कुछ नहीं होता है, ये लोग बातें ही करते हैं, और जिसने ब्लड दिया ना उसने ही जीता। ये 26,000 हमारे सोल्जर्स आज़ाद हिंद के फौज के हैं, वो कामयाब हो, मतलब ऊपर चले गए। किसी ने नोटिस लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों वो हिंदुस्तान के नहीं लड़ रहे? वो हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? क्यों भाई इनका इम्पोर्टेंस नहीं है? और कुछ नहीं, इधर उधर आपको मेरे को बना के मैं लीडर बन गया, मेरा ये यहाँ स्टेच्यू बन गया, ये मेरे हाथ से आपने इनॉग्रेशन करवाया, बड़ा बोर्ड लग गया है ना। क्या आप इसको अप्रिशिएट करोगे? नहीं करोगे ना, तो फिर क्या बात है। हम एक सर्विसमैन भीख मांगने में नहीं मानते। जब हम सिर कटा के देने के लिए कि हमने बॉर्डर पे काम किया, तो अभी ये कुछ चंद रुपयों के लिए या कुछ के लिए क्या भीख मांगेंगे? ये हमको दलित करने का आइडिया है कि हम ये दे देंगे। अरे भाई, हमने अपनी जान दे दी आपको, आप इसके बारे में आप क्या कहोगे? जान की कीमत आप क्या लगाओ, मुझे बताओ। वो अनमोल है। तो फिर इसका मतलब ये तो इंसल्ट है ना। आप हमें कुछ ना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमने दिया है उसका आप रिटर्न दे ही नहीं सकते। दे सकता है कोई है? तो फिर वो कहते हैं है वो नहीं है, वो नहीं है वो है। ये फॉर्मूला है हिंदुस्तान का, ठीक है। फिर भी ये मेरा देश है, मुझे बहुत प्यार है देश से, और मैं यहाँ काफ़ी खुश हूँ। मुझे अगर कोई अमेरिकन पासपोर्ट दे दे, मैं नहीं जाऊँगा। ये धरती में जो हुआ है पूरी दुनिया में नहीं हुआ। आप इतिहास देख लीजिए। इस तरह एक ज़माना था हमारा, ठीक है। आज जो कुछ है वो तो हमारे वजह से। हम पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते, चाइना को दुश्मन नहीं समझते। हम दुश्मन समझते हमारे लोगों को, कि जो गद्दार है हमारे, वो तो हमें कहते हैं कि हम आपके दुश्मन है। ये तो कहते हैं हम आपके भाई है, वो पीछे छुरा मारते। हिंदुस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं, चाहे चाइना कितना भी पावरफुल हो। खतरा है अंदर से, अपनों से, जो अपने कहलाते हैं लेकिन है नहीं। कहते हैं हम आपके, लेकिन है नहीं, कभी हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं करता है। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ आई कैन प्रूव वॉट एवर आई एम टेलिंग। मैं जो बोल रहा हूँ मैं साबित करके दूंगा। ऐसे बोलने में मेरी आदत नहीं है, समझे है ना आप। तो अगर आप क्या और क्या चाहते हैं? मैं सर, जैसे मैंने, चूँकि ऐसे आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके पास इतना अनुभव है और जिन्होंने इतना सब कुछ देखा है। आपने 62 के वॉर के बारे में बताया। आप 71 के वॉर में कहाँ पोस्टेड थे? जी, 71 वाली वॉर। मैं 71 में सेंट्रल एयर कमांड में था, जो ऑपरेशन, आई वॉज इन एयरफोर्स। तो हमारा मेनली काम क्या होता है? बॉम्बार्डमेंट, दवाई पहुंचाना, सोल्जर को बाई छतरी उतारना, और ऐसे ऐसे सपोर्टिंग होता है। आई वॉज इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। फाइटर अपना काम करता है, बॉम्बर अपना काम करता है, और हेलीकॉप्टर अपना काम करता है। तो मैं 71 में था सेंट्रल एयर कमांड में, और हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट को इंचार्ज, मतलब हमारा ड्यूटी उधर था पूरा का पूरा। हाँ, उसमें असम भी था। मैं साहब, मेरी पहली पोस्टिंग ही आसाम थी। ये चाइना का एग्रेशन हुआ ना, उससे पहले माई फर्स्ट पोस्टिंग, उस टाइम उसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। बाद में ये 7 सिस्टर हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग ही आसाम में थी, 96 टू ले से 64 आधा तक। 2.5 ईयर आई वॉज इन आसाम। 71 का वॉर हम लोगों ने जीता, उसमें एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। देखो साहब, ट्रूली स्पीकिंग क्या है कि एयरफोर्स से ने वो ऐसी चीज़ है कि जहाँ आर्मी को तकलीफ है ना, तो एयरफोर्स ही उसको बचा सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लियो कि टैंक फोर्स आ रहा है आगे से, अगर इनको सपोर्ट मिल जाए, एरियल सपोर्ट, तो टैंक को ख़त्म कर देगा विद इन नो टाइम। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने तीनों विंग को एक कर दिया। दैट्स वेरी एसेंशियल। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट एसेंशियल इन द वॉर।
अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना तो कोई आपका कोई काम ही नहीं होगा। जब चाहिए तो वो उसको नहीं मिलेगा बैकिंग तो ख़त्म हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर। जैसे कहा जाता है कि 99 का जो करगिल हुआ, कारगिल वो था ही नहीं साहब, इट वॉज एक्चुअली ए मिस्टेक ऑफ अ गवर्नमेंट। आई शुड नॉट से बट इट इज़ अ फैक्ट। हाँ, और जब उनको पता था कैसे हिल ऊपर है तो सब पहले आप एयरफोर्स को क्यों यूज़ नहीं किया, आर्मी को क्यों नीचे से भेजा मरवाने के लिए, बाद में आपने ऊपर से एयरफोर्स का पहले ही से आप उसको ऊपर से ख़त्म कर देते उनको, वो बाद में आर्मी को भेज दे तो कैजुअलिटी नहीं होती ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना कि दे वर ऑन द टॉप, ठीक है, उनके बंकर्स से ऊपर। जब तक बंकर्स बांध लिए तब तक आप लोग कहाँ थे। एक अंडा हम पहुँचाते 72 में 71 में तो कारगिल में 20 रुपया कॉस्ट आती थी हमारी। एक अंडा पहुँचाने की कॉस्ट 20 रुपया आती थी। क्यों पता है कि वहाँ का वेदर बहुत ख़राब होता है। फॉर 6-7 मंथ यू हैव टू डू आइदर एरियल ड्रॉप और ऑन द इमरजेंसी जो एरोड्राम होता है उसमें लैंड करके ही आते हैं। मैनी टाइम्स यू हैव टू कम बैक विद इन ए नॉट टाइम। एटमोसफियर विल गेट सो चेंज एब्रप्ट कि पूरा एयरक्राफ्ट लोडेड वापस आ जाता है। सो यू जस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इट। समझ आए ना। तो ठीक है भाई, ये लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर सेफ्टी सर। अगर सेफ्टी पे आप कुछ नहीं विचार रहे हो, अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हो तो ठीक तो नहीं है ना। ये लोग जो अपनी जान देने के लिए उधर -40 में काम करते हैं और आप यहाँ बातें करके सबको गुमराह करते हो। थोई से डारबुक है, नेहरू वैली है, ये जब फॉरवर्ड हमारी पोस्ट है यहाँ कारगिल के साइड में, ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा तक यू हैव टू सप्लाई देम बाय एयर, आइदर बाय ड्रॉपिंग और बाय स्ट्रिप लैंडिंग और बाय हेलीकॉप्टर, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ द माइनस टेम्परेचर, अगर आप ऐसे चाय पी रहे हो ना तो चाय को ऐसे फेंकोगे तो नीचे पैरने से पहले स्नो हो जाती है, इतना टेम्परेचर डाउन होता है और यू कैंट ब्रीथ वेल, ओके। एंड पीपल आर इन बिगनिंग 4-5 days you will be kept in the hospital, acclimated, then only you will be allowed to do the work slowly, okay। और 2 घंटे रात को निकालना माइनस टेम्परेचर में सब इतना ईजी नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी। पिक्चर में आप देख सकते हो कोई ये किया वो किया, तो एक्चुअली इफ़ यू हैपन टू डू वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स समहाउ इज द ग्रेस ऑफ गॉड कि ऑलवेज वी हैव डन बेस्ट। आइदर यू टेक 62, यू टेक 65, यू टेक 71 और यू टेक द लेटेस्ट कारगिल, ठीक है ना, कितना अच्छा काम किया, फिर भी क्या वैल्यू है। वी डोंट बैक द वैल्यू, वी आर प्राउड ऑफ आवर जॉब, नॉट देयर एप्रिसिएशन। और इनका एप्रिसिएशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ आवर जॉब। ये आप इसको जैसे कहते हैं आप आपके माँ का जो प्यार होता है उसकी क्या कीमत लगाओगे, समझ में आए ना। तो सेम थिंग इज दिस कि माँ के लिए मरने वाले हैं उसका आप क्या कहोगे। यू शुड नॉट नाइदर कंपेयर नॉर थिंक ऑफ इट। ये एक चीज़ है कि जो एक अरमान की बात हो, किसको मौका मिलता है देश के लिए लड़ने के लिए या ऐसा काम करने के लिए, इट इज़ अ लकी इनफ। हम तो अपने को लकी इसलिए समझते हैं कि हमें ऐसा मौका मिला, हर एक को नहीं मौका मिलता, ये तकदीर की बात होती है। सर आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी 81 रनिंग। 81। मैं चुनाव में घूमता रहता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और जो यंग जनरेशन हमारी लल्लन टॉप देखती है वो आपकी बात ज़रूर सुन रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि वो इस सब बातों को समझेगी। और अभी आप बहुत फिट हैं और बहुत मतलब एकदम चार्मिंग स्मार्ट। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सब लोगों से बात करके अच्छा लगा, लेकिन आपने जो जानकारी साझा की वो मतलब एक किताब की तरह है जो हमें एक्चुअल में जानना चाहिए। आपने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया आपने, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक के सबके आपने बातें रख दी। अगर जो आदमी कहेगा तो आपने सबकी पोल खोल दी, सबके धागे खोल दिए, अगर हम अपनी लैंग्वेज में, युवाओं की लैंग्वेज में कहें। आज की तारीख में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन है कि ये जो यंगस्टर है, जैसे कॉलेज है, हाई स्कूल है, वहाँ जाके उन लड़कों को
तैयार करने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द वे मैं आपको कहता हूँ, वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर हम यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, उसको हमने जाके ऑफर किया कि भाई वी हैव ट्रेन्ड सोल्जर्स इन ऑल द ब्रांचेस, ओके, यू टेक फ्री सर्विस फ्रॉम अस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या करोगे आप? तो आप सुन रहे थे सर की बात और बाकी लोगों की बात सुनी। कुछ चुनाव का माहौल तो आपको इस बातचीत से, जो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन से, उनसे आपको पता लगा होगा। हम युवाओं से भी बात करेंगे, सभी वर्गों से बात करेंगे। और सर से जो बात की वो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत दिलचस्प लगी होगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो सारी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं रिटायर होने के बाद, यहाँ आने के बाद, हमने जो रेडियो एमेच्योर कहते हैं ना, एम रेडियो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, इज द ओल्डेस्ट टेक्निकल हॉबी ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है सर, थोड़ा सा इसको रियल नेम इज है रेडियो एमेच्योर, और हेम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज HAM, H फॉर हर्ट्ज जिसने ये फ्रीक्वेंसी बनाई, A फॉर एम्पियर जिसने करंट वगैरह कर, M फॉर मार्कोनी जिसने कम्युनिकेशन किया, तीनों मिलके पूरा कम्युनिकेशन के ग्रैंडफादर है। सो जस्ट टू गिव देम ए रिस्पेक्ट, वी कॉल्ड आवर एक्टिविटी एज ए हैम रेडियो, ठीक है। इन द डिजास्टर टाइम वी हैव गिवन द कम्युनिकेशन टू द गुजरात गवर्नमेंट। और जनरली क्या होता है, मैं आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, जब ये साइक्लोन आता है या अर्थक्वेक आता है, एवरेज गवर्नमेंट एजेंसीज who should work or meant for that, they are always failure. And we have given all the services free of charge. No charges, no importance, just for the sake of nation. And now we have trained another 105 hem in Rajkot recently in last 2 years, and made them, technical minded. So they can be helpful in the future, and they know what is the what. बच्चे को अगर पता है ना क्या चीज़ है तो टैलेंट होते हैं। हमारे बच्चे बहुत टैलेंट है, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गिवन द प्लेटफॉर्म। और आजकल जिससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म क्या है, नाचने गाने का और ये और एंटरटेनमेंट। जो रियल स्पोर्ट्स है इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए। अभी देखो कोई कॉलेज में अभी ग्राउंड भी नहीं है, या बच्चों के लिए देयर इज़ नो फैसिलिटी। बच्चों को तुम कंप्यूटर में डाल दिया, मोबाइल में डाल दिया। एक्चुअली मुझे बड़ा दुख होता है कि इनका बचपन छीन गया। ये हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया हमने, और एवरीबडी नोज इट। जिनके हाथ में कमांड है दे आर वेरी वेल नोइंग इट कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। आपने भी सर की बातें सुनी और राजकोट में हैं, और एक्चुअल में हमें सर जाडेजा मिले, जो आप कह सकते हैं, और एक कहावत जैसे कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, वो भावना आप 81 साल के पूर्व एयरफोर्स पायलट में आप देख सकते हैं। और आपसे सर बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और आपने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने शुरू से लेकर के अब तक की सभी सरकारों को आईना दिखा दिया, क्योंकि आप इतने पहले की सरकारों को भी देखा, अब की सरकारों को भी देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग, जो हमारे दर्शक हैं, आपकी बातचीत सुन रहे होंगे, उनको ये बातचीत पसंद आएगी। मेरा नाम अभिनव पांडे है और राजकोट सौराष्ट्र में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे साथ अमितेश हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।